17 जुलाई 5:20 के बाद नीट का पेपर सिर्फ शाम को आंसर की मिलाने के लिए ही है। मैं आपको पूरे वादे से कह सकता हूं कि आप अगर जीसीआई को एक अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आप भी एक दिन यहाँ पर होंगे। तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं देखनी मूवी, मुझे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। तो आज आपका माइनर हुआ, तो हमने सोचा माइनर के बाद में थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। बच्चों से आपके भी ऐसे चार्म था कि यार सेलेक्टेड बच्चों से मिलें, टॉपर से मिलें। हालांकि सेलेक्टेड बच्चों से मिलाना सबसे तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन जो टॉप रैंकर्स हैं उन सब बच्चों को हमने बुलाया है। तो आज मेनली हमारा जो सेशन है वो इन्हीं बच्चों से रिलेटेड ही है, इन्हीं से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप ओपन सेशन भी रखेंगे, आप अपने डाउट्स कुछ पूछ भी सकते हो। हालांकि डाउट वही होते हैं जो हम भी बताते रहते हैं, लेकिन टीचर तो फिर वो एक घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन हो जाता है ना। डेली टीचर फेस करता है तो वो नॉर्मल लगती हैं चीज़ें, तो ऐसे लगता है यार फालतू में सर ऐसे ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन सेलेक्टेड बच्चे, टॉपर बच्चे कहीं ना कहीं बोलते हैं तो उनका मैसेज बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसीलिए आज हमने ये सेशन आपके लिए रखा। वैसे तो गुरुकृपा का हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट ही रहता है, हर साल कहीं ना कहीं कुछ नए माइलस्टोन हम स्थापित करते हैं, और अगली साल फिर उसी जुनून में लग जाते हैं कि यार अगली साल इस चीज़ को ओवरटेक करना है। तो लास्ट से 1346 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। हालांकि इस बार पूरे सेशन में ये बड़ी एक टेंशन थी, यार क्या इसको हम ओवरटेक कर पाएंगे क्या। क्योंकि हुआ क्या था कि एक 2021 में एकदम से जंप आया था, बहुत बड़ा जंप आया था। उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक तो ये था, 20 में कोविड आ गया था, तो उस साल हमारा रिजल्ट है वो काफ़ी सफ़र हुआ। गुरुकृपा में एक खास अच्छी चीज़ ये होती है, बाकी इंस्टीट्यूट से बेटा गुरुकृपा में ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके सुनने वाले हर जगह आपके मौजूद होते हैं। आपकी छोटी सी प्रॉब्लम्स हो या बड़ी सी प्रॉब्लम्स हो, उसका सोल्यूशन हो जाता है। क्योंकि वही आपकी तरह से, मतलब हमारी पूरी टीम है वो बड़ी केयरिंग नेचर की होती है, तो वो एक बच्चों को एक उस सपोर्ट की एक आदत भी हो जाती है। टीचर की टाइम टू टाइम एक डांट की आदत भी हो जाती है, टाइम टू टाइम एक काउंसलिंग की आदत भी हो जाती है। जैसे अभी ये इस साल का नीट का पेपर हुआ था, तो हम लोग लास्ट के लगभग 40 दिन हमारी पूरी टीम, वो सब के सब, मैं भी उसमें शामिल था, पूरे के पूरे हम सुबह से शाम तक 7-8 घंटे बैठे रहते थे केवल और केवल बच्चों का स्ट्रेस दूर करने के लिए। तो 2020 का सेशन ऐसा हुआ कि बच्चे घर पे चले गए, हमारे पास थे नहीं। हालांकि ऑनलाइन से जुड़े हुए थे, लेकिन ऑनलाइन से जितना सपोर्ट हम यहाँ दे सकते थे वो नहीं दे पाए। फिर बीच में 6-7 महीने का एक बड़ा सा गैप आ गया था, जिसके चक्कर में बच्चे ये सोचने लग गए, पहली बात तो कई तो ये सोचने लगे यार काहे की नीट की टेंशन, अभी तो टेंशन ये जिंदा रहेंगे कि, वो भी एक ऐसा भयंकर डर था। तो उस सेशन में हमारा रिजल्ट काफ़ी सफ़र हुआ। फिर एकदम से 2021 में एकदम से बच्चों ने बड़ी छलांग लगाई, मतलब ये जस्ट डबल रिजल्ट हो गया था हमारा। तो इस साल एक सबसे बड़ा डर ये था कि यार क्या हम उस रिजल्ट को ओवरटेक कर पाएंगे। जैसे इस साल भी नीट का रिजल्ट रात को 11 बजे आ गया था, तो हमने ऊपर के कुछ रैंकर्स देख लिए थे, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट नहीं देखा था। तो रात को पूरी रात नींद नहीं आई थी, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था यार क्या हम उस रिजल्ट को ओवरटेक कर पाएंगे क्या जो लास्ट ईयर था, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे तो एक बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो भी एक खुशकिस्मत थे या बच्चों की बहुत अच्छी सी प्यारी सी मेहनत थी कि हम उस रिजल्ट को भी ओवरटेक कर गए। मैं थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन एक साथ ही देता हूँ, फिर एक एक को मैं बुलाता हूँ। तो ये अब की बार हमारा गुरुकृपा का फर्स्ट टॉपर है देवेंश फगड़िया, ये फर्स्ट टॉपर है। सेकंड टॉपर कृष्ण कुमार, इसके 700 नंबर है, देवेश के 701 नंबर है। आगे राहुल चौधरी, इसके भी 700 नंबर, ये भी 12th का है। इसके बाद में चौथे नंबर पे संजीव शर्मा, इसके 685 मार्क्स हैं। संजीव शर्मा ये भी 12th का ही है। ये हमारे प्रिंस पुनिया, इसके 690 मार्क्स हैं, 690, ये भी 12th में ही है। ये खुशी अग्रवाल, इसके 690 नंबर है, इसके भी, ये भी 12th में थी। मानवी गुप्ता मैंने भी बताया, इसका स्कोर 695 है। ये प्रिया जैन, इसका स्कोर 687 है। सबसे पहले हेलो एवरीवन, मैं अपनी जर्नी के साथ बताता हूँ। हमारी 11th पूरी ऑनलाइन गई थी,
हमको पढ़ने का बहुत कम आइडिया था कि पढ़ते कैसे हैं। पूरी 11th 1 घंटे 2 घंटे इतने तो हम पढ़े। हाँ, मुझे थोड़ा आइडिया था क्योंकि मेरा भाई भी इसी लाइन में था, मेरी दीदी भी इसी लाइन में थी, तो उस वजह से मुझे थोड़ा आइडिया था। मेरा भाई 2018 में सेलेक्टेड था, दीदी 17 में सेलेक्टेड थी, तो मुझे आइडिया था कि कैसे क्या करना है। लेकिन सभी को पता है, आप सब ने भी वो 2020-21 कोविड फेस किया है, उसमें इतना नहीं पढ़ा जाता, ऑनलाइन पढ़ भी नहीं सकते हम। फिर हमारे जो मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आए, जो हमें बूस्ट मिला, जो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, वो मिला हमें जनवरी से लेके मार्च 2021 तक, जब हमारी 11th वापस से रिवाइज हुई थी। हम ऑफलाइन पहली बार गुरु कृपा में आए थे। जिन टीचर्स को हमने स्क्रीन पे देखा था, उनको हमने लाइव देखा, तब जाके कुछ हमें पढ़ने का आइडिया मिला, कुछ हमारा मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुए, कुछ परफॉर्मेंस में बूस्ट आया। लेकिन फिर वही कोरोना सेकेंड वेव आ गई, फिर से ऑनलाइन चले गए। लेकिन तब तक हमें आइडिया लग चुका था, तब तक एक कंपटीशन का माहौल बन चुका था। और उसके बाद जो हुआ अच्छा हुआ, हम पढ़ते रहे, हमने टेस्ट देते रहे। जैसे हमने लगभग 150 टेस्ट दिए थे, और टेस्ट के बाद जो सभी बोलते हैं कि टेस्ट का एनालिसिस करो, हमने लगभग हर टेस्ट का एनालिसिस किया। सिर्फ एक टेस्ट का मैंने एनालिसिस नहीं किया। क्या आप गैस कर सकते हो कौन सा टेस्ट था? जी हाँ, वो नीट का हमने बिल्कुल एनालिसिस नहीं किया। जो हुआ होने दो। 17 जुलाई 5:20 के बाद नीट का पेपर सिर्फ शाम को आंसर की मिलाने के लिए यूज़ किया। उसके बाद वो पड़ा रहा। बोलने के लिए मेरे पास इतने कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है, बस ये फील एक अलग है। उस जगह से यहाँ पे आओ, आपके लिए इतनी सारी तालियां बजे, इतने लोगों के आप चेहरे एक साथ देखो, आधे चमकते, इधर वाले सारे चमक रहे हैं, इधर वालों के सिर्फ चश्मे चमक रहे हैं। ये फील एक अलग फील होता है, इसको मतलब बातों से बोल के नहीं बताया जा सकता। ये आप फील करोगे जब आप अगली साल सेलेक्ट होगे, इधर बैठोगे। क्या आप सेलेक्ट होंगे? अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे? कोचिंग टॉप करेंगे? डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे? स्टेट टॉप करेंगे? इंडिया टॉप करेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं पूरी गुरु कृपा टीम को, जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। आज जीसीआई का कंटेंट बहुत अच्छा दिया। मैं आपको पूरे वादे से कह सकता हूँ कि आप अगर जीसीआई को एक अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आप भी एक दिन यहाँ पर होंगे। मैं भी उस दिन उस सेमिनार में वहाँ बैठा जैसे आप सुन रहे हो वैसे सुन रहा था, लेकिन मैं यही सोचता था कि मैं वहाँ नहीं बैठा रहूँगा, अगले साल मैं भी यहाँ बैठा रहूँगा, जैसा आज आप सोच रहे हो। कमिटमेंट तो सब करते हैं, लेकिन उसको एंड तक फॉलो करना होता है हमें। एंड तक अगर आप फॉलो करते रहोगे नीट तक, तो ज़रूर ये स्कोर पाओगे, अन्यथा आप नहीं पाओगे। अपने को क्या करना होता है कि लास्ट तक फॉलो करना होता है चीज़ों को। जो गुरु कृपा टीम बता रही है आपको, उसको फॉलो करना है। अंधभक्त हो गया, अपने को फॉलो करना है। जो आपके लिए इतने सारे टीचर्स हैं वो सही सोच रहे हैं, इतने लड़कों को लड़कियों को डॉक्टर बनाया, आपको भी ज़रूर बनाएंगे। आप यहाँ हो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको यहाँ की ये सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका पक्का है, आपने जीसीआई के ऊपर भरोसा जताया तो जीसीआई आपके डॉक्टर बनने के सपने पे खरे उतरेगी। मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप एंड तक जीसीआई के साथ बने रहोगे तो। मैं भी बना रहा था, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। अब मैं थोड़ी अपनी जर्नी शेयर करूँ तो कि मैं एक किसान परिवार से ही हूँ। एक यहीं पास में गांव है रुलियाना पट्टी, 20 किलोमीटर लगभग यहाँ से। एक नॉर्मल किसान परिवार से हूँ। मेरे पापा किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ है नॉर्मल। हमारे घर में कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लिखा हुआ। यहाँ तक कि हमारी रिलेशनशिप में भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं पहला MBBS सिलेक्शन हुआ हमारे गांव से भी। जब भी आपको लगे कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को जोर आ रहा है पढ़ने में, तो ये सोचना कि चाहे मेरे नंबर ना आए, मेरे रैंक ना आए, मेरा सिलेक्शन ही ना हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं ये नहीं सोच रहा हूँगा कि मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मेरे मार्क्स कम आए हैं। ये बात किसी टीचर ने यहाँ पे बोली थी, जिस दिन मैंने वहाँ पे बैठ के सुनी थी और उस बात को एंड तक पकड़ के रखा था। भाई मैं इस बात को ज़रूर फॉलो करूँगा, चाहे और कुछ फॉलो कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, इस बात को मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। मेरा सिलेक्शन ही ना हो चाहे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा माथा पकड़ के रोऊंगा नहीं। ये सोचूंगा कि मेरे सिलेक्शन चाहे नहीं हुआ, मैंने अपना बेस्ट दिया था।
प्रॉब्लम मुझे भी बहुत आई थी, बहुत बहुत करना पड़ा था, सब कुछ त्याग करके। हमारे तो यहाँ तक कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश कुलहरी सर का, जिस दिन मैं आया था और सर ने बोला था तेरी फीस भी नहीं लेंगे। हर टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करो, अपने गुरु कृपा पे विश्वास रखो, गुरु कृपा का जो कंटेंट है अच्छे से फॉलो करो। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा मैटर जो नीट के लेवल का है वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक कि गुरु कृपा आपको एक स्टेप आगे तक का प्रोवाइड करवाता है जो नीट में नहीं आता। वहाँ तक कि कहीं सवाल आ जाए तो आपका वो भी सवाल गलत नहीं हो। इंडिया के हर जिस इंस्टीट्यूट में अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाता है उससे एक स्टेप आगे यहाँ पे आपको सवाल दिया जाएगा। लास्ट में जब हमने सब कुछ पढ़ लिया था तो हमें सर लोग ये बोलते थे कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आएगा तो ये समझो कि इंडिया में और किसी को भी ये सवाल नहीं आने वाला, क्योंकि अपने कंटेंट में हर चीज़ इंक्लूडेड है। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखो, गुरु कृपा पे विश्वास रखो, जरूर डॉक्टर बन जाओगे। 701 ही नहीं, आप 720 में से 720 भी ला सकते हो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताऊंगा। मैं स्टार्टिंग से ही टॉप स्कोरर नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था, लेकिन मैंने खुद पे काम किया, मैंने मेरी कमियों को पहचाना और उन्हें दूर किया। मैं ये सोचता था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, कभी बाद में ये गिल्ट नहीं रहनी चाहिए कि मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया, मुझे मेरा बेस्ट देना था नीट में। तो मैं स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट था, मैंने पूरे साल मेहनत की थी। साल में शायद ही ऐसा कोई दिन था जिस दिन मैंने पढ़ाई ना की हो, भले ही कभी कम करता था कभी ज़्यादा करता था, लेकिन मैंने पूरे साल पढ़ाई की थी। मैंने जितने भी टेस्ट हुए सारे टेस्ट दिए, मैं हर टेस्ट के लिए पढ़ता था, कोई टेस्ट स्किप नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं करता कुछ और करने का, हमारा मन भी आपके जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि ये हम कोई पढ़ने की मशीन है या हम बोरिंग इंसान है, लेकिन हम जब भी हमारा कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है या और कुछ करने का मन होता है तो हमारा इनर मोटिवेशन हमें संभालता है। हमारे ड्रीम बड़े हैं, हम ड्रीम पाने के लिए ऐसा था कि मेरा कि वो बस ड्रीम अचीव करना है। ये छोटी मोटी खुशियाँ ये खुशी नहीं होती, ये बस टेम्पररी है, ये एक क्षणिक है। खुशी वो होगी जो नीट के रिज़ल्ट वाले दिन आएगी, वो होगी जो आपको मतलब जिस दिन नीट का रिज़ल्ट आया था उस दिन नींद नहीं आई थी मुझे पूरे दिन। और मैं स्टार्टिंग से काफ़ी कॉन्फिडेंस था, मुझे खुद पे विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, नीट तो मैं आराम से क्लियर कर लूँगा। ज़्यादा मार्क्स की टेंशन नहीं लेता था मैं कभी भी, एकदम चिल रहता था। जैसे कि लास्ट में DTS होते थे तो मेरे प्री नीट में जैसे 680 मार्क्स आए थे, तो मैं रूम पे आता चेक करते, मेरे 4-5 दोस्त पास में खड़े होते थे, कोई आंसर की बोलता और वो पास में खड़े रहते थे मार्क्स सुनने के लिए कि इस बार कितने मार्क्स आए। तो जैसे 680 बोलता था मैं, तो वो कहते SMS जाएगा तू तो मैंने कहा चुप रह तू तुम कौन होते हो मेरे डिसाइड करने वाले, मैं कहाँ जाऊँगा। ये NTA डिसाइड करेगी, वो नीट का पेपर डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो मार्क्स की टेंशन कभी भी मत लिया करो, कॉन्फिडेंट रहा करो खुद आपने जो मेहनत की है उस पर विश्वास रखा करो कि मैंने मेहनत की है और अच्छा ही होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस रहोगे तो आप लास्ट मोमेंट पे गेम पलट सकते हो। मैं गेम्स के लिए काफ़ी एडिक्ट था, गेम्स मूवीज़ वगैरह, लेकिन वो मैंने सेक्रीफाइस कर दी 2 साल के लिए। मैंने बिल्कुल भी मूवीज़ वगैरह गेम्स नहीं देखे, गेम्स नहीं खेले। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि फटाफट नीट हो जाए तो मैं घर जाके गेम डाउनलोड करूँगा सबसे पहले। तो मैं घर पे नीट देने के बाद रात को 3 बजे पहुँचा था, तो मैंने घर पे जाते ही गेम इंस्टॉल किया और मैं रात को 3 बजे से लेके अगले दिन दोपहर 12 बजे तक लगातार खेला था और किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरा रूममेट है, वही मूवी देख रहा था मोबाइल में मूवी देख रहा था, मुझसे भी पूछा था कि आजा अपन मूवी देखते हैं। कौन सी मूवी? KGF 2। तो मैंने उसको मना कर दिया
कि नहीं मुझे नहीं देखनी मूवी, मुझे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। तो बस यही कहना चाहूँगा, खुद पे विश्वास रखो, आप कर सकते हो, अपना बेस्ट देना और घबराना मत कभी भी। ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है बेटा, बहुत बड़ा अपना रिजल्ट आया है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे इंडिया में जहां 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनमें से पहले 100 में, 18 लाख में से पहले 100 में अपनी गुरु कृपा के 3 बच्चे हैं। और पूरे सीकर की जितनी इंस्टीट्यूट हैं उसमें किसी ने 700 नंबर छुए भी नहीं है, और अपन ने 700, 700, 701 ये झड़ी जो लगी है इनकी, वो अपन भी लगाएंगे 2023 में। सबसे पहले तो मैं गुरु कृपा की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विश्वास किया, इसलिए मैंने नीट में इतना स्कोर किया। मैं टेस्टों में मेरे कभी 600 से 1-2 बार कभी ऊपर आए, 550 से 600 के बीच में रहते थे हमेशा नंबर। मेरा स्कोर तो DTS में भी नहीं सुधरा था, इतना ही रहा था। फिर बुरे से बुरा स्कोर कितना आया होता? 296। 720 में से। हाँ, और अच्छे से अच्छा स्कोर 1-2 बार 600 से ऊपर गया। अपन बोलते हैं ना DTS में सुधर जाओगे, DTS में सुधर जाओगे। इसने ये छक्के बचा रखे थे किसके लिए? नीट के लिए। हाँ बेटा बोल। फिर एग्ज़ाम देने से पहले मैं यही प्रे करा कि सिर्फ 600 से क्रॉस करवा दे, मैं खुश हो जाऊंगा एकदम। लेकिन जैसे गुरु कृपा टीम का साथ रहा और भगवान का भी साथ रहा कि मैंने 650 से ऊपर क्रॉस किए। एक खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। मैं टेस्ट देने के बाद हर में ये सोचता कि अगले में चाहे 5 नंबर ही ज़्यादा हैं लेकिन लेके आऊँगा। कभी वो आते थे, कभी नहीं आते थे। कभी आते थे तो मैं ज़्यादा खुश नहीं होता था, बस कि अगले में 5 नंबर और बढ़ जाएँ। इसी तरह शुरू में मेरे स्कोर आते थे 450 से, मैंने 2 सालों में सिर्फ 600 या 620 तक मैक्सिमम ले जा पाया था। कोई एक टेस्ट था जिसमें मेरे 650 आए थे, जो कि बहुत सरल पेपर था, इसलिए आ गए थे। एक तो खुद पर विश्वास होना चाहिए कि चाहे 5 नंबर ही बढ़ाएं, चाहे बढ़ाएंगे ज़रूर इस टेस्ट में, और ये आपको करना ही पड़ेगा। और एक भी टेस्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट मिस करने का मतलब है कि आपने अगर 10 क्वेश्चन भी, आपने 180 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन भी आ गया ना उसमें नीट में, तो आपके 4 नंबर बढ़ सकते हैं आराम से। हम भले ही दीपांशु की तरह आज 296 पे अटके होंगे, 250 पे अटके होंगे, लेकिन हम बाउंस बैक और हम सिलेक्ट लेके ही दम लेंगे। ये हमेशा आपके दिमाग में कौंधता रहना चाहिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरी नीट के दिन मेरे साथ क्या हुआ वो बताने वाली हूँ, क्योंकि आज सब लोगों ने आपको कॉन्फिडेंस का बताया कि कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि नीट वाले दिन कॉन्फिडेंस ने मेरे लिए कितना रोल चेंजिंग काम करा है। तो जो गुरु कृपा का स्टाफ है उसने लास्ट के डेज़ में हमारे साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव बिहेवियर किया या हमें इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रखा कि हम लोग इतने ज़्यादा कूल हो गए थे उस टाइम कि हमें ये तो दिमाग में कहीं से भी नहीं था कि हमें टॉप स्कोरर बनना है या हमें 720 में से 720 लाने हैं। हमें बस ये था कि हमें अपना बेस्ट देकर आना है। तो वही मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग किसी भी टेस्ट में ये मत सोचना कि हमें आज का टॉपर बनना है, टॉप स्कोरर बनना है, हमें बस अपना बेस्ट देना है। तो हमें इतना ज़्यादा उन्होंने कूल कर दिया था कि जब हम लोग 12:30 के ऑलमोस्ट हमारी एंट्री हो गई थी, तो उसमें ये था कि मैं पूरा दिन भर इतनी कूल रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले कुछ गाने सुने थे, और मैं और प्रिया हम दोनों रूममेट्स थी, तो हमने सबसे पहले उठते ही ये काम किया, गाने चलाए और हम लोग डांस करने लग गए। अब हमें भी नहीं पता हम लोग ऐसे डांस क्यों कर रहे थे, बट हम लोग फुल ऑन डांस ही करने लग गए कि आज तो मतलब इतने 2 साल की मेहनत है हमारी कि स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एक दूसरे को हमने इतना मोटिवेटेड रखा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं गर्ल्स को स्पेशली बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स में ये बहुत होता है कि वो लोग जेलेसी फैक्टर रखती हैं, अपने आसपास वालों से ये रखती हैं कि यार ये टॉप पर निकल रही है, मैं कैसे करूँ। तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये गर्ल्स के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ तो आप लोग मन से निकाल ही दो,
क्योंकि अगर मैं भी ये सोचती और प्रिया भी ये सोचती तो हम दोनों तो एक दूसरे की कभी हेल्प ही ना करते, एक रूम में रहते हुए भी। तो हम लोगों ने हमेशा ये रखा कि एक दूसरे की हेल्प करी जितना हो सके। तो आप लोग भी सबसे पहले तो कोऑपरेटिव बिहेवियर रखो। तो फिर वही नीट के हम 12:30 चले गए पेपर हॉल में। तो मैं इतनी ज़्यादा चिल्ड थी, रिलैक्स थी, क्योंकि सुबह वो गाने सुन रखे थे, तो वही मेरे तो दिमाग में घूम रहे। और मैं बैठी बैठी पहले तो मैं ये सोच रही कि 1.5 घंटा पास कैसे करूँगी, और फिर मैं फुल ऑन गाने गा रही हूँ, चिल हूँ, मस्त हूँ, इधर उधर देख रही हूँ लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। उन सबको देख देख कर मैं थोड़ा सा तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अरे नीट भी आ रही है, क्योंकि एकदम चिल्ड तो कोई भी नहीं होता। 2 साल की मेहनत है, इतनी आप लोगों ने मेहनत करी है। तो उस चिल के साथ साथ मेरे में थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस भी आ रहा था, बट मुझे इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अभी रोल प्ले करेगा तब जब आप लोगों की वो 2 साल की मेहनत आएगी ना, जो वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप लोगों को लग रहा होगा, तो वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस रोल प्ले करेगा। तो मैं फुल ऑन गाने गा रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ। फिर हमें हमारा एग्ज़ाम पेपर मिल गया। तो यहाँ पर गुरु कृपा में हमें ये आदत होती है कि हमें हमारी OMR पहले ही मिल जाती है। जो 3 घंटे हमें मिलते हैं ना, उससे पहले ही होती है। तो वो टाइम तो हमारा कभी वेस्ट ही नहीं हुआ। और वहाँ पर वो हमें तब मिली, 3 घंटे जैसे ही शुरू हुए, 3 घंटे 20 मिनट थे हमारे पास, तो वो मिली। और देखो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे थे, तो इतना ऐसा थोड़ा सा डर भी तो था कि कहीं ना कोई कुछ गलती ना कर दें हम लोग OMR भरते वक्त, क्योंकि मैंने सुना था मेरे आसपास वाले बच्चों से कि 1-2 जनों ने ना उसमें रोल नंबर में गलती कर रखी है। तो ऐसे थोड़ा डर लगता है उन सब बातों को सुनकर। तो मेरे को था कि मैं अपनी OMR तो बहुत आराम से भरूंगी, और आराम के चक्कर में मैंने 10-15 मिनट तो OMR में ही लगा दिए कि OMR ही धीरे धीरे भर रही हूँ। सबसे बड़ी वो मेरी गलती थी, तो वो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ कि OMR की स्पीड आप लोग थोड़ी अपनी फास्ट ही रखना भरने में। यहाँ पर तो बहुत छोटी छोटी एंट्रीज होती हैं, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। तो उसके बाद हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ, और मेरी ये आदत थी कि मैंने ये मेंटेन कर लिया था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी शुरू करी। यहाँ पर अब सर हम यही कहते हैं कि तुम्हें बायोलॉजी करनी नहीं चाहिए थी, बट मैंने वही करी क्योंकि मेरा वही एक पैटर्न था। यही है कि जो पैटर्न आपका है उस पर आप स्टिक रहोगे तो आपको वहाँ फ़ायदा करेगा। लास्ट मोमेंट में तो कभी भी पैटर्न अपना चेंज करना ही मत। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, जर्नी है, उसमें अलग अलग पैटर्न्स टेस्ट एंड ट्राई करके ज़रूर देखना। इसके 687 मार्क्स हैं, 687। इसके राजस्थान बोर्ड में 98.8 98.8% राजस्थान बोर्ड में मार्क्स भी आए थे। हालांकि वो चुपके से आए थे, इसने तैयारी नहीं की थी। मतलब कैसे आगे हमें पता नहीं चला, इसको भी पता नहीं चला होगा, है। खैर जो भी है। बोर्ड्स के लिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था एक्स्ट्रा, और जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन मेरा फर्स्ट DTS था, तो मैंने रिज़ल्ट भी पहले नहीं सुना था। मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था मैं रिज़ल्ट सुनूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं था। तो ऐसा लग रहा था थोड़े से भी कम मार्क्स आए तो फालतू में DTS ख़राब हो जाएगा। फिर भी मैंने रिज़ल्ट सुना, फिर 98.80, फिर ज़्यादा ही खुश हो गई तो DTS ख़राब कर आई। तो पहला DTS मेरा सबसे ज़्यादा कम स्कोरिंग था, उसके बाद सारा अच्छा था। तो मतलब क्लास में हमेशा फोकस्ड रह के मैं पढ़ाई करती थी कि इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमेशा टीचर की सुनना, डाउट्स आते तो पुट ऑन करना, उनसे पूछना, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना। मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे से थोड़े मार्क्स कम आते थे तो मैं बर्स्ट आउट हो जाती थी, मैं कंट्रोल ज़्यादा होता नहीं था। मम्मी पापा को बोलती थी कि बहुत कम आ गए। कभी कभी सुष्मिता मैम आती थी मिलने, वो बोलती थी सब सही हो जाएगा। तो बहुत सी बार आपका होता है कि आप ऊपर आते हो, कभी नीचे आते हो, तो वो एक पूरी जर्नी होती है। पहले हम वहाँ बैठे थे, आज यहाँ हैं, मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा अभी तक कि मतलब नहीं हो रहा अभी। मतलब मैं और मानवी उस दिन साथ में बैठे थे और वहाँ बैठे थे, तो आज हम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि वहाँ बैठे थे और आज यहाँ पे है। तो बहुत टाइम लगता है, पर सब कुछ होता है। अपने आप पे बिलीव करो, अपने इंस्टीट्यूट पे बिलीव करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से शेयर करो, पेरेंट्स से शेयर करो, क्योंकि आपके पास है कि आपको एक वाइट एप्रेन चाहिए, आपको स्टेटोस्कोप चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में कोई आपको कभी पीछे देखना ही नहीं होगा, हमेशा लाइफ एकदम सेट होगा एकदम। अभी हम कॉलेज जाएंगे। खैर खुद पे बिलीव करो। वैसे इसने कहा, वैसे मैं इसकी एक बात अच्छी मेरे को लगती है, इसे रोने में बहुत एक्सपर्ट थी। पेपर ख़राब होता था तो ये रोना इसके लिए आम सा काम था, लेकिन ये 15 मिनट रोती थी, वापस एकदम हंसने लग जाती थी। तो एक ऐसे माइंड फ्रेश करने का ये भी एक बहुत अच्छा सा तरीका होता है, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। तो
लेकिन रोने का काम किसी के सामने मत करो। सामने का मतलब फिर तो आप जैसे पेरेंट्स के सामने रो रहे हो, अपने टीचर के सामने रो रहे हो, आप यदि रोते हो कहेंगे किसी से सिंपैथी बटोर लोगे ना, तो फिर आप किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग नहीं होगे। लेकिन एक बार कहेंगे वो ये इमोशंस बहने लग जाते हैं, फिर आदमी वापस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्ज़ाम के लिए पूरे साल पढ़ाई करो और लास्ट के एक दिन पढ़ाई नहीं करो तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और लास्ट के एक दिन आप जम के पढ़ाई कर रहे हो तो फिर उससे भी आपको कभी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे आप। तो यही है कि आपको डेली का डेली करना है, अपना जो भी मटेरियल गुरु कृपा प्रोवाइड कर रहा है उसको फॉलो करते जाना है। और एक चीज़ बहुत होता है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, सब आपके माइंड में है। अगर आपके माइंड में वो है कि मेरे को नीट पास करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना है, तो फिर ये सब डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। ये डिस्ट्रैक्शन अभी के लिए है, अभी आपको ये डिस्ट्रैक्शन शूडो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर देगा, लेकिन रियल हैप्पीनेस ये है यहाँ पे खड़े होकर इतने सारे बच्चों के सामने बोलना, ये है रियल हैप्पीनेस। जो अभी ये डिस्ट्रैक्शन है ये एक तरीके से शूडो डिस्ट्रैक्शन है। आप अभी जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, ये सब आपको एक बार के लिए लगेगा कि हाँ भाई मेरे को ये खुशी मिल रही है ये सब करके, लेकिन रियल हैप्पीनेस ये है यहाँ पे खड़े होके बोलना। रिजल्ट वाले दिन इतने सारे लोगों के फ़ोन आते हैं घर पे कि हाँ भाई आपकी बेटी ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है। तो ये सब है कि भाई अपने दिमाग में सेट कर लो कि भाई हाँ मेरे को करना है। मोटिवेशन की बाहर से मोटिवेशन मत ढूंढो कहीं पे भी, अपने सेल्फ मोटिवेटेड रहो, अपने मन में रखो कि हाँ भाई मेरे को करना है, तो अपने आप हो जाएगा। कुछ स्पेशल मोमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि नीट के लिए एक बेसिक टिप है जो सारे टीचर्स कहते हैं लेकिन कोई बहुत कम फॉलो कर पाते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप लगातार 1 महीने 6-6 7-7 घंटे पढ़िए, ये नहीं, लेकिन आप 7-8 दिन रेगुलर 6-7 घंटे पढ़िए और फिर एक दिन आप ब्रेक ले लीजिए। और उस ब्रेक में भी मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल मत छोड़ना उसको कि भाई पढ़ना ही नहीं है आज, आप 3 घंटे पढ़ लीजिए, 2 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसे एक साथ इकट्ठा मत करिएगा जो आपका मटेरियल है, वरना लास्ट में बहुत दिक्कत आती है। ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से मैं वो फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया था। और दूसरी मैं कहूँगा कि जो एक डर होता है अपने अंदर वो होता है पेपर का, और पेपर का डर निकलेगा। पेपर्स जितने अटैम्प्ट कर सकते हो आप उतने पेपर अटैम्प्ट करना। पिछले साल मैंने मैक्सिमम 5 या 6 पेपर अटैम्प्ट किए होंगे और वो भी कुछ खास तैयारी के साथ नहीं, लेकिन इस बार मैंने आई थिंक 40 या 50 पेपर्स अटैम्प्ट किए थे, DTS वगैरह सब मिला के, और उसका मेरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैं पेपर देने गया तो इतना प्रेशर नहीं रहा। देखिए प्रेशर सबके साथ होता है, आप जाओगे तो पेपर देते वक्त आपको बस 2 बार प्रेशर आएगा। पहला जब शुरू के 10 मिनट होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्या करूं, वो 10 मिनट पास हो गए, उसके बाद अभी आप लैग करने लग जाओगे, ऐसा होगा कि टाइम के साथ आप नहीं चल पा रहे हो, तब एक बार फिर से प्रेशर आएगा। तो ये दोनों आप हैंडल कर लोगे, जो कि मेरे हिसाब से आपको इतनी आदत हो जाएगी पेपर अटैम्प्ट कर करके कि आप आराम से उसको हैंडल कर लोगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जितने पेपर्स अटैम्प्ट कर सकते हो उतना पेपर अटैम्प्ट करना। अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो अलग बात है, लेकिन पेपर जितने अटैम्प्ट कर सकते हो उतने अटैम्प्ट करने हैं। और सीरियसली DTS जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजिंग टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले भी पेपर देता लेकिन DTS में जो पूरी कोचिंग का जो माहौल था ना, वैसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। पिछली कोचिंग में, ये मेरा फर्स्ट ईयर था इस कोचिंग में, लेकिन ऐसा माहौल मैंने ना मेरे स्कूल में देखा ना मैंने मेरी कोचिंग में पिछली वाली कोचिंग में देखा। तो अब मैं ये कहूँगा कि वो पेपर्स को सीरियसली लीजिए, और पेपर्स करने के बाद आप जब एनालिसिस करें उसका, तो वो एनालिसिस वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है। मेरा भाई भी अभी इसी GCI में पढ़ रहा है, मैं भी उसको ये कहता हूँ कि आप पेपर दे के आओ तो वापस उसको एनालिसिस ज़रूर करो। और उसमें बेसिकली मैं ये करता था कि जो मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनमें से मैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो मैं कॉपी के टॉप पे, पेज के टॉप पे लिख लेता था, ताकि अगर मैं फिर कभी पेपर देने जाऊं, वो चैप्टर फिर से पढूं तो वो ऊपर देख लो, मेरे एक नज़र कम से कम उसके ऊपर मिस्टेक्स या वो कॉन्सेप्ट वो ज़रूर पढ़ के जाऊं, जिससे आगे से वो मिस्टेक मैं रिपीट ना करूं। खैर मैं आगे इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा हमारे प्रिंस पुनिया। इसका 690 स्कोर है, 690। तो मोटिवेशन आपको चाहिए क्यों, मैं इस पे बात करूँ। मोटिवेशन की नीड क्या होती है, मोटिवेशन करता क्या है,
मोटिवेशन का देखो, मोटिवेशन दो चीज़ों के लिए चाहिए। मोटिवेशन का पहला रीज़न होता है आपकी मेंटेलिटी सेट करना, आपकी मेंटेलिटी बनाना। आपकी मेंटेलिटी ऐसी कर देगी आप टॉपर बन सकते हो, आप सेलेक्ट हो सकते हो। मतलब एक चीज़ मेंटेलिटी ऐसी चीज़ होती है, आप कुछ भी नहीं होना तो आपको सब कुछ बना सकती है। आप देखते हो आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत मतलब हमारे साथ इतने बच्चे थे कि सारों के हमारे बराबर स्कोर थे। बहुत सारे बच्चे, जिस हमें इतने बच्चे हैं, मतलब बहुतों के स्कोर आते, 700 से पार 30 से 40 बच्चे आते थे लास्ट जीटीएस में। बट इस बार नीट में कितने को आए? 3 के आए। उसमें दूसरा कारण, उस 3 क्यों आए? क्योंकि उसमें दूसरा रीज़न काम आया था, मोटिवेशन वहाँ पे काम आता है, वो बनाता है कॉन्फिडेंस। 3 बंदों में कॉन्फिडेंस था, बाकी 30 कॉन्फिडेंस में लैग कर गए थे। वहाँ पे जो बंदा कॉन्फिडेंस में रहता है वही करता है। नॉलेज लास्ट में जाते जाते सबको बराबर होता है, आप में से कोई कम नहीं रहेगा नॉलेज में। नॉलेज आपको इतनी हो जाएगी कि आप किसी को भी मतलब आप किसी को डाउट पूछेगा आप किसी को बता दोगे इजीली, आपसे कोई पर्सनली पूछेगा बता दो। लेकिन नीट में क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि वहाँ पे आपके पास माइंड प्रेशर में आता है, आप कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। आप क्या मेंटेलिटी, और फिर वापस मेंटेलिटी पे आऊँ तो आपको पता है रोनाल्डो, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपने नाम सुना होगा, सब जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो में ऐसा क्या है कि वो टॉप फुटबॉलर है, मतलब बेस्ट फुटबॉलर वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि मेहनत तो सब बराबर करते हैं, कितने फुटबॉलर्स हैं सब उसके बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन उसके जितने ग्रेट क्यों नहीं बन पाते? वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट फुटबॉलर क्यों है? क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी, आप उसके कभी इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें उसकी मेंटेलिटी देखना आप, वो हमेशा ये बोलता है आई एम द ग्रेटेस्ट। हमेशा उसका यही होता है कि भाई मैं ग्रेट हूँ, सबसे मेरे से बेटर कोई नहीं है। आपका मोटिवेशन, आप यहाँ पे जितने भी मोटिवेशन की बातें बोल के जाओ, आपको इन सब चीज़ों से यही सीखना है कि मेरे को सबसे ग्रेट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। आपको मेंटेलिटी बना लो अभी कि मैं डॉक्टर हूँ। मतलब अगर आपकी मेंटेलिटी बन चुकी है ना तो 90% काम हो चुका है आपका। बाकी 10% आपकी पढ़ाई तो देखो आपको टीचर्स बताएंगे, हमसे ज़्यादा आपको टीचर्स बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, कैसे करना है, पेपर करने का तरीका बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे। जीसीआई में इतने टीचर्स हैं या हर टीचर से आप, हर बच्चा हर टीचर से कनेक्टेड रहता है। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पूछ तो लेते लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। वहाँ के पूछ के जाएंगे कि हाँ भैया सर ठीक है, ओके ओके ओके, वहाँ पे सामने ओके करेंगे, बाद में घर पे जाते ही सब फिर फ़ोन ले लिया या फिर कुछ और, वो बात तो वही काम सबसे पहले करते हो जो सर ने मना किया था, सबसे पहले वो काम करते हैं। तो आपको क्या करता है, ये आप जितने सर टीचर बोलते हैं आप उस बात को करो, फिर आप उस काम को करोगे, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। आपको क्या करना है, हम मोटिवेशन दे रहे हैं, आप अपनी अपनी आज से मतलब मेंटलिटी कर लो ऐसी कि आप अपने आप को आज से मान लो कि मैं डॉक्टर हूँ। एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल 2-3 सवाल होते हैं कि भाई कितना पढ़ना है अपन को, क्या क्या पढ़ना है। तो कितना पढ़ना है, मैं बिलीव नहीं करता कि भाई कितने पढ़ो, आप इफेक्टिव स्टडी कितनी कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कि जैसे अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई मैं 8-10 घंटे पढ़ रहा हूँ फिर मेरे नंबर नहीं आ रहे, वो मैटर नहीं करता। आप इफेक्टिव स्टडी कितनी करते हो वो मैटर करता है। अगर आप कोचिंग के अलावा 5-6 घंटे इफेक्टिव स्टडी कर पाते हो, अपना पैकेज पूरा कर पाते हो, अपने नोट्स पूरे कर पाते हो रोज़ाना, तो काफ़ी है। उसमें ध्यान देना है अपन को, इफेक्टिव स्टडी में ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई के घंटे बढ़ाते जा रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दूसरा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस पूरा रखना है कि भाई आपके अगर कंसिस्टेंटली आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि भाई कि हम कम आ रहे हैं तो ज़्यादा कैसे कर पाएंगे। वहाँ सब कुछ, यहाँ सब कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर ज़्यादा हो गया तो भी मुश्किल है और कम हो गया तो मुश्किल है ही। इसलिए सब कुछ कॉन्फिडेंस का गेम होता है। और कूल भी रहना पड़ता है कि जब नीट का टाइम आता है पास में तो कूल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे डिप्रेशंस के ख्याल आते हैं कि भाई यार यहाँ मार्क्स नहीं आए, इस टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कूल रहना पड़ता है, आपका सब कुछ पड़ा हुआ है। और वैसे ही सर इतना टाइट शेड्यूल रखते हैं कि आपको कुछ अलग करने का मौका ही नहीं मिलता। आपके टेस्ट पे टेस्ट कैरी होते हैं तो आपको ढील का तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पूरा फोकस रहना है। और एक है कि जैसे ज़्यादातर बच्चों, जैसे 12th और रिपीटर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई वो बोलते हैं कि टीचर्स पे फेथ नहीं रहता उनका, कईयों का। बोलते हैं कि काश मुझे और कोई टीचर ने पढ़ाया होता तो शायद अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरा ये मानना है कि सभी टीचर बढ़िया होते हैं तभी पढ़ा रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि काश वो टीचर पढ़ाता। इसलिए आपको उन पे पूरा फोकस रहना है कि अपने टीचर्स पे पूरा फेथ करना है कि जो वो आपको कहने को बोल रहे हैं वो आपको पूरा करके दिखाना है। सबसे पहली बात देखो, मैं बात करूंगा कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं।
हम बात करें एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम की, नीट की। सबसे पहले ना, जब तुम एक नीट स्टूडेंट बनने आए थे यहाँ पे, एक नीट एस्पिरेंट बनने आए थे, तो तुमने ये सोचा होगा, और अगर नहीं सोचा तो अब सोचो कि नीट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की। ये सिर्फ कोई एक नेशनल लेवल का छोटा सा एग्ज़ाम नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में भी, तुम्हारी लाइफ में भी। और वो इम्पोर्टेंस ऐसे कि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि नीट जो है वो एक पड़ाव, ऐसा पड़ाव है जिसमें तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करके आगे जाओगे, ये जस्ट एक एग्ज़ाम की तरह है, ऐसे सोचते हैं लोग, और ये बिल्कुल गलत है। नीट की खास बात ये है कि नीट जो है वो तुम्हें अपने प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नीट के थ्रू तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम एक डॉक्टर बनने के लायक हो। डॉक्टर बनना आसान काम नहीं होता। जब हम बात करते हैं प्रेशर की, पैनिक सिचुएशंस की, तो वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे नोबल प्रोफेशन होता है। तो उस नोबलनेस को बनाए रखने के लिए किस लेवल का प्रेशर, किस लेवल की पैनिक सिचुएशंस को झेलना पड़ता है, उन पैनिक सिचुएशंस को क्या तुम झेल सकते हो, क्या तुम्हें वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो प्रूव करने के लिए तुम्हें ये एग्ज़ाम देना होता है। नीट जब तुम प्रिपेयर कर रहे होते हो तो तुम्हारे जो सिचुएशंस आती हैं, तुम्हारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ऐसे ही नहीं होती। तुम ये मत सोचो कि इनका कोई महत्व नहीं है आगे तुम्हारे सिर्फ मार्क्स काउंट होने, ऐसा नहीं है। तुम्हारे सामने जब तुम MBBS कॉलेज में जाओगे, जब तुम एक डॉक्टर बन रहे होगे, तो तुम्हारी ये जो प्रेशर सिचुएशंस है, तुम्हारे जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स को फेस करने का जो तरीका तुम डेवलप करोगे, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। और बात करते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करते थे, तो हमारा एक गुरु मंत्र, कुछ जो हमने अपने टीचर से सीखा था, वो ऐसा था कि हम लोग 4 C पे काम करते थे। पहला C था कंटेंट, दूसरा था कंसंट्रेशन, तीसरा कंसिस्टेंसी, और चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। कंसंट्रेशन जो है ना, वो कंसंट्रेशन, कई लोग बोलते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन लैग कर जाता है, क्लासेस में ध्यान नहीं बैठता है एक जगह। तो कंसंट्रेशन की बात ऐसी है कि कंसंट्रेशन तुम्हें अपने मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से मिलता है। तुम यहाँ से सुन के जाओगे, हॉस्टल जाओगे, अपने रूम पे जाओगे, 10-15 मिनट तक एकदम आग बने रहोगे, 5 मिनट बाद में सब फेड हो जाएगा। तुम्हें सुबह पता भी, याद भी नहीं रहेगा किसने क्या बोला था। जब तक उस स्टेथोस्कोप, उस वाइट एप्रन के लिए खुद अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी कंसंट्रेशन को उस तरीके से बनाए रखो कि भाई मेरे को वहाँ पहुँचना है। हमारी मंजिलें बहुत ऊपर हैं। कोई छोटा चीज़ डिसाइड नहीं किया तुमने। जब तुमने नीट लिया था, जब तुमने डिसाइड किया था कि मेरे को एक नीट एस्पिरेंट बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, उस टाइम पे कोई छोटा सा डिसीजन नहीं लिया था तुमने। तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी फील्ड में आ रहे हो। ये चीज़ मोटिवेट करनी चाहिए तुम्हें अपने कंसंट्रेशन के लिए। अब ये ऐसे नहीं कि आज ही ऐसे जोश कर दिया, ये जोश आगे तक रहना चाहिए और अपना सिलेक्शन होना चाहिए। आज का इतना अच्छा मोटिवेशन मैंने तो मेरी इस 15 साल के गुरु कृपा के सफ़र में इतने ये बच्चों ने जो मोटिवेशन दिया है ना, बच्चों ने जितना मोटिवेशन दिया है, ऐसा मोटिवेशन मैंने बच्चों के मुंह से कभी नहीं सुना। बहुत अच्छा मोटिवेशन, इनके लिए ताली बजा दीजिए आप। और मैं बाउंस बैक करके डन। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और एक बार फिर से ये सब सिलेक्टेड बच्चों ने, इन GCIs ने जो आपको मोटिवेट किया, उन सब के लिए ढेरों 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 बधाइयाँ कि वो अपने कॉलेज में भी, अपने मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे ही अपनी सफलता के परचम लहराएं। और आप सब लोगों को उन सब की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।